हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बीए में जिनका अभी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है। तो एक वीडियो हम पहले ही अपलोड किए थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स का क्वेश्चन कराए थे। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए करेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि इसके अलावा कोई और पेपर है आपका तो उन सभी का भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल आपका 4 यूनिट है, और चारों यूनिट में से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स के लिए, सारा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद क्या है। तो व्यवहारवाद जो होता है, व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक व्यवहार के वैज्ञानिकों की अध्ययन का एक पद्धति है, ठीक है, जिसमें राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवाद का मुख्य विषय क्या है? इसका जो मुख्य विषय है वो मुख्य विषय आपका है राजनीतिक व्यवहार। व्यवहारवाद में किसको देखा जाता है मुख्य विषय के रूप में? राजनीतिक व्यवहार को। व्यवहारवाद का विकास मुख्यतः किस देश में हुआ था? तो ये जो आपका उदय हुआ था या विकास हुआ था वो आपका अमेरिका में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्यवहारवाद किस शताब्दी में प्रमुख हुआ था। तो ये जो हुआ था ये 20वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 20वीं शताब्दी में। व्यवहारवाद किस सिद्धांत पर आधारित है? तो व्यवहारवाद जो है अनुभवजन्य पद्धति पर ये आधारित है। व्यवहारवाद किस प्रकार के तथ्यों पर जोर देता है? तो ये जो जोर देता है वो अनुभवजन्य तथ्यों पर ही जोर देता है। अगला देखेंगे 7 नंबर प्रश्न, व्यवहारवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यवहारवाद का मुख्य उद्देश्य जो है वो राजनीतिक व्यवहार और वैज्ञानिक व्याख्या करना होता है। व्यवहारवाद में किसका प्रयोग अधिक होता है? तो इसमें सबसे अधिक जो प्रयोग होता है सर्वेक्षण आंकड़ों का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। व्यवहारवाद किससे दूरी रखता है? तो ये मूल्य और निर्णयों से क्या करता है? दूरी रखता है। व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो आपका क्या है? वैज्ञानिकता है। व्यवहारवाद में अध्ययन की प्रमुख इकाई क्या है? 11 नंबर प्रश्न। तो जो प्रमुख इकाई है वो है आपका व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार को देखा जाता है। 12 नंबर प्रश्न, व्यवहारवाद किस प्रकार के अध्ययन को महत्व देता है? तो व्यवहारवाद वस्तुनिष्ठ अध्ययन को महत्व देता है। 13 नंबर प्रश्न, व्यवहारवाद का संबंध किससे है? तो व्यवहारवाद का जो संबंध है वो आपका राजनीतिक व्यवहार से संबंधित है। व्यवहारवादी अध्ययन में आंकड़ों का क्या महत्व होता है? तो इसमें जो आंकड़ों का महत्व है वो राजनीतिक व्यवहार को मापने के लिए किया जाता है। 15 नंबर प्रश्न, व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को कैसा बनाता है? तो ये राजनीति जो है वो विज्ञान को एक वैज्ञानिक बनाना चाहता है, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान क्या करता है? व्यवहारवाद को एक वैज्ञानिक बनाना चाहता है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, व्यवहारवाद क्या है? तो व्यवहारवाद जो है एक विकसित राजनीतिक अध्ययन है। व्यवहारवाद के प्रमुख विचारक कौन हैं? तो डेविड स्टन जो है इसके प्रमुख विचारक हैं। व्यवहारवाद का प्रमुख नारा क्या था? 18 नंबर प्रश्न। तो इसका जो प्रमुख नारा था वो प्रासंगिकता और क्रिया था। 19 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तर व्यवहारवाद किस पर जोर देता है? तो उत्तर व्यवहारवाद जो जोर देता है वो मूल्य और प्रासंगिकता पर जोर देता है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, उत्तर व्यवहारवाद किसकी आलोचना करता है? तो जो उत्तर व्यवहारवाद आलोचना करता है वो आपका किसका करता है? तथ्यों और मूल्यों पर, ठीक है। अगला देखिए, किसकी आलोचना करता है? ये बोले तो मूल्य निरपेक्ष व्यवहारवाद पर। अगला देखिए, उत्तर व्यवहारवाद किन 2 तथ्यों को जोड़ता है? तो तथ्य और मूल्य इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। अगला देखिए, उत्तर व्यवहारवाद जो है का उद्देश्य क्या है? तो ये राजनीतिक अध्ययन को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाने का कार्य करती है। डेविड स्टन किससे संबंधित है? ये डेविड स्टन जो है वो उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति में किसकी भूमिका स्वीकार करता है? तो मूल्यों की भूमिका को स्वीकार करता है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीतिक विचारों, मूल्यों और संस्थाओं का एक व्यवस्थित अध्ययन है।
26 नंबर प्रश्न देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के पतन का एक कारण क्या था? तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन का एक कारण क्या है? तो व्यवहारवाद इसका जो है एक पतन का कारण है, का प्रभाव। ठीक है, अगला देखिए 27 नंबर प्रश्न, राजनीतिक सिद्धांत के पतन की चर्चा मुख्यतः कब हुई? तो इसका जो चर्चा हुआ वो 20वीं शताब्दी में हुआ था। 28 नंबर प्रश्न देखिए, व्यवहारवाद ने किस प्रकार के सिद्धांतों की आलोचना की? तो ये मूल्यात्मक सिद्धांतों का इन्होंने आलोचना किया था। अगला देखिए 29 नंबर प्रश्न, व्यवहारवाद ने किसकी आवश्यकता पर जोर दिया था? तो ये प्रासंगिक और राजनीतिक सिद्धांतों पर जोर दिया था। 30 नंबर प्रश्न देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख विषय क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत का जो प्रमुख विषय है वह है राजनीतिक जीवन और मूल्यों का अध्ययन कराना। 31 नंबर प्रश्न देखिए, व्यवहारवाद में निष्पक्षता को क्या कहा जाता है? तो निष्पक्षता को कहा जाता है मूल्य निरपेक्षता। अगला देखिए 32 नंबर प्रश्न, उत्तर व्यवहारवाद में मूल्य निरपेक्षता के स्थान पर किसे महत्व मिला है? तो मूल्य सापेक्षता और प्रासंगिकता, इन दोनों को ज़्यादा महत्व मिला है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, व्यवहारवाद का संबंध किस प्रकार के शोध से है? तो ये अनुभवजन्य शोध से संबंध रखता है। 34 नंबर प्रश्न, उत्तर व्यवहारवाद किस समस्या का समाधान करना चाहता है? तो जो उत्तर व्यवहारवाद है वो राजनीतिक अध्ययन और अप्रासंगिकता का समाधान करता है। 35 नंबर, उत्तर व्यवहारवाद का राजनीतिक अध्ययन कैसा होना चाहिए? तो ये प्रासंगिक होना चाहिए और उपयोगी होना चाहिए। 36 नंबर प्रश्न देखिए, व्यवहारवाद ने अपनी राजनीति विज्ञान में किसका महत्व बढ़ाया है? तो इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का महत्व को बढ़ाया है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण में व्यक्ति और समूह किसके केंद्र हैं? तो ये एक राजनीतिक व्यवहार के ही केंद्र हैं। 38 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तर व्यवहारवाद किस बात पर बल देता है? तो ये जो है वो ज्ञान और सामाजिक समस्याओं को जोड़ने पर बल देती है। 39 नंबर प्रश्न, राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान में किसका योगदान रहा है? तो उत्तर व्यवहारवाद का योगदान इसमें रहा है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें जो मुख्य अंतर है, व्यवहारवाद तथ्य पर और उत्तर व्यवहारवाद जो है तथ्य और मूल्य दोनों पर जोर देता है। अब यूनिट 2 को पढ़ेंगे, विचारधारा के अंत की बहस को। विचारधारा क्या है? तो राजनीतिक और सामाजिक विचारों को की व्यवस्थित व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है? विचारधारा कहा जाता है। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी के लेखक कौन हैं? तो डेनियल बेल जो है इसके लेखक हैं। अगला देखिए, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी कब प्रकाशित हुआ था? तो ये कब प्रकाशित हुआ? 1960 में प्रकाशित हुआ था। डेनियल बेल किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये विचारधारा के अंत के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। विचारधारा के अंत का अर्थ क्या है? इसमें जो प्रमुख वैचारिक संघर्षों के महत्व में क्या देखा गया है? कमी को देखा गया है। 45 नंबर के बाद अगला प्रश्न देखिए, इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर किसी को ये PDF चाहिए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और ज़्यादा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना ही बोलेंगे। अगला देखिए 46 नंबर प्रश्न, विचारधारा के अंत की बहस किस काल में प्रमुख हुई? तो शीत युद्ध के काल में ये बहुत ज़्यादा प्रमुख देखा गया। शीत युद्ध में प्रमुख वैचारिक संघर्ष किनके किनके बीच था? तो एक पूंजीवाद था और एक साम्यवाद था। विचारधारा राजनीति को क्या प्रदान करती है? विचारधारा जो है वो राजनीति को दिशा और उद्देश्य दोनों प्रदान करती है। उदारवाद किस मूल्य पर जोर देता है? तो जो उदारवाद है वो व्यक्तिगत और स्वतंत्रता दोनों पर जोर देता है। समाजवाद किस मूल्य पर जोर देता है? 50 नंबर प्रश्न, तो सामाजिक और आर्थिक समानता दोनों पर बल देता है। 51 नंबर, साम्यवाद का वैचारिक आधार क्या है? तो साम्यवाद का जो वैचारिक आधार है वो क्या है? मार्क्सवाद है। 52 नंबर, विचारधारा का प्रमुख कार्य क्या है? तो राजनीतिक लक्ष्यों को दिशा देने का कार्य विचारधारा का ही होता है। 53 नंबर, विचारधारा के अंत की अवधारणा किस बात को कम महत्व देती है? तो ये कठोर वैचारिक संघर्ष को क्या करता है? कम महत्व देता है। 54 नंबर प्रश्न, विचारधारा के अंत की अवधारणा की आलोचना क्यों हुई? क्योंकि विचारधाराएं समाप्त नहीं हुई है। अगला देखिए 55 नंबर, क्या विचारधाराएं पूरी तरह समाप्त हो गई? नहीं, विचारधाराएं पूरी तरह कभी समाप्त नहीं हुई। 56 नंबर, विचारधारा राजनीतिक सिद्धांत
को क्या देती है? तो जो विचारधारा है वो वैचारिक आधार देती है। विचारधाराएं किन क्षेत्रों को प्रभावित करती है? तो ये राजनीति और सामाजिक दोनों क्षेत्र को क्या करती है? प्रभावित करती है। अगला देखिए 58 नंबर, आधुनिक राजनीति में किसका महत्व बढ़ने की बात की गई है? तो ये व्यवहारिक राजनीति को बढ़ने की बात कही गई है। 59 नंबर, विचारधारा के अंत की अवधारणा किस समाज से जुड़ी है? तो ये आधुनिक और औद्योगिक समाज से जुड़ी हुई है। डैनियल बेल किस प्रकार के समाज का अध्ययन करते थे? तो ये औद्योगिक समाज का अध्ययन करते थे। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर, विचारधारा के अंत की अवधारणा का आधार क्या था? तो ये वैचारिक संघर्षों की तीव्रता में धीरे धीरे क्या हो रहा था? कमी हो रहा था। विचारधारा और राजनीति में क्या संबंध है? तो अभी हम बताएं कि विचारधारा और राजनीति जो है वो वैचारिक दिशा देने का काम करती है। विचारधारा का संबंध किससे अधिक है? तो राजनीतिक मूल्यों और लक्ष्यों से क्या है? अधिक है। 64 नंबर प्रश्न देखिए, विचारधारा के अंत का सिद्धांत किसने लोकप्रिय बनाया? तो जो बनाया उसका नाम क्या था? डैनियल बेल। 65 नंबर प्रश्न देखिए, विचारधारा के अंत की बहस ने किस विषय को प्रभावित किया? तो इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत को क्या किया? प्रभावित किया। पूंजीवाद किस प्रकार की व्यवस्था है? तो जो पूंजीवाद है वो आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था है। 67 नंबर देखिए, साम्यवाद किस प्रकार की विचारधारा है? तो साम्यवाद जो है वो एक समाजवादी विचारधारा है। 69 नंबर देखिए, विचारधारा राजनीतिक दलों को क्या देती है? तो ये नीतिगत दिशा देने का कार्य करती है। 69 नंबर देखिए, राजनीतिक विचारधाराएं किसे प्रभावित करती है? तो ये सरकार की नीतियों को क्या करती है? प्रभावित करती है। अगला देखिए 70 नंबर, विचारधारा के अंत का अर्थ क्या राजनीतिक अंत है? नहीं। अगर विचारधारा अंत हो जाएगा तो राजनीति का अंत होगा? नहीं होगा। 71 नंबर, विचारधारा की आलोचना का एक आधार क्या है? तो यह एक कट्टरता पैदा करने का काम करती है। अगला देखिए, विचारधारा के अंत की बहस में व्यवहारिक राजनीति को क्यों महत्व दिया गया? क्योंकि राजनीति निर्माण में व्यवहारिक समस्याएं जो थी वो महत्वपूर्ण हो गई थी। विचारधारा का समाज पर क्या प्रभाव होता है? तो सामाजिक और राजनीतिक सोच दोनों को क्या करती है? विचारधारा प्रभावित करती है। 74 नंबर प्रश्न देखिए, विचारधारा के अंत की अवधारणा का संबंध किस प्रकार के संघर्ष से है? तो ये जो है वो एक वैचारिक संघर्ष से है। अगला देखिए 75 नंबर, विचारधारा आज भी किस रूप में मौजूद है? तो ये जो है विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के रूप में अभी भी मौजूद है। अगला देखिए यूनिट 3 से देखेंगे आप, यूनिट 2 तक का देख लिए हम लोग, यूनिट 3 से देखेंगे नागरिकता का सिद्धांत। और अभी जो इंटरनल एग्जाम हुआ है, इस इंटरनल एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला वन लाइनर का, जो अच्छा क्वेश्चन था 5 नंबर के लिए। तो 5 क्वेश्चन जो है ये आपका कन्फर्म हो जाएगा यहाँ से। नागरिकता क्या है? तो नागरिकता जो है वो राज्य की सदस्यता दिलाने का काम करता है। नागरिकता किसके बीच संबंध है? तो व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध है। नागरिकता में क्या शामिल होता है? तो अधिकार और कर्तव्य दोनों शामिल होता है नागरिकता में। 79 नंबर देखिए, टी.एच. मार्शल किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो ये नागरिकता के सिद्धांत के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। 80 नंबर प्रश्न देखिए, मार्शल ने नागरिकता को कितने प्रकार के अधिकारों में बांटा है? तो इन्होंने नागरिकता को 3 प्रकार के अधिकारों में बांटा है। मार्शल के 3 अधिकार कौन कौन से हैं? एक नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। 3 भाग में बांटा गया है। नागरिक अधिकार किससे संबंधित है? तो जो है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। राजनीतिक अधिकार किससे संबंधित है? तो राजनीति में भागीदारी से संबंधित है। और सामाजिक अधिकार से किससे संबंधित है? तो सामाजिक कल्याण से संबंधित है। 85 नंबर प्रश्न देखिए, मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? राजनीतिक अधिकार। हल्ला नहीं करना, शांति से बैठो। कि मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो जो मतदान का अधिकार है वो एक राजनीतिक अधिकार है। 86 नंबर प्रश्न देखिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस प्रकार का अधिकार है? तो ये जो है एक नागरिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो शिक्षा का अधिकार जो है वो एक सामाजिक अधिकार है। अगला देखिए, सामाजिक सुरक्षा किस प्रकार का अधिकार है? तो सामाजिक सुरक्षा जो है वो एक सामाजिक अधिकार है। नागरिकता का प्रमुख आधार क्या है? तो नागरिकता का जो प्रमुख आधार है वो क्या है? लोगों में समानता का बात करता है। सक्रिय नागरिकता क्या है?
तो सक्रिय नागरिक वही होगा जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय होकर के क्या करेगा, भागीदारी निभाएगा। अगला देखिए 91 नंबर प्रश्न, नागरिक का प्रमुख कर्तव्य क्या होना चाहिए? तो प्रमुख जो कर्तव्य है वो कानून का क्या होना चाहिए, पालन करना होना चाहिए। नागरिकता का विशेष महत्व किस शासन व्यवस्था में है? तो सबसे महत्व जो है इसका लोकतंत्र शासन व्यवस्था में है। राजनीतिक अधिकार का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो राजनीतिक अधिकार का जो प्रमुख उदाहरण है वो मतदान है, वोट है। सामाजिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये सामाजिक कल्याण इसका प्रमुख उद्देश्य है। 95 नंबर प्रश्न देखिए, नागरिक अधिकार का प्रमुख आधार क्या है? तो जो इसका प्रमुख आधार है वो क्या है, स्वतंत्रता है। 96 नंबर प्रश्न देखिए, नागरिकता व्यक्ति को क्या प्रदान करती है? तो नागरिकता व्यक्ति को अधिकार और कर्तव्य दोनों ही प्रदान करती है। 97 नंबर प्रश्न देखिए, नागरिकता का राजनीतिक पक्ष क्या है? तो राजनीतिक पक्ष जो है वो शासन में क्या है, भागीदारी है। 98 नंबर प्रश्न देखिए, नागरिकता का सामाजिक पक्ष क्या है? तो ये क्या करता है, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण का पक्ष लेती है। 99 नंबर प्रश्न देखिए, नागरिकता में समानता क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये समान अधिकारों के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। 100 नंबर प्रश्न देखिए, नागरिकता का संबंध किस राजनीतिक मूल्य से है? तो ये समानता और स्वतंत्रता दोनों से है। अब देखेंगे हम लोग कुछ इसमें भारतीय संविधान से इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। क्या करेगा बैग लेके? संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता का जो वर्णन है भाग 2 में है। और अगर यहाँ यही पूछा था इस बार इंटरनल क्वेश्चन में, संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? तो इस संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से है। अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो पाकिस्तान से आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता से है। अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है? तो पाकिस्तान गए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता से है। 106 किससे संबंधित है? 106 नंबर में देखिए कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 8 है। स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने वाले व्यक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 9 है। तो नागरिकता के अधिकार की निरंतरता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 10 में है। और संसद की नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 11 में है। नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? 1955 में बनाया गया था। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। किसको है? संसद को। भारतीय संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 में। अगला है कि पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 6 है। भारत से पाकिस्तान गए कुछ व्यक्तियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 7 है। अगला देखिए, विदेश में रहने वाले भारतीय, ये सब देख लीजिएगा, अनुच्छेद 11 तक वही वाला रिपीट हो गया है। ठीक है क्वेश्चन। आगे देखिए, यूनिट 4 से क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से 30 क्वेश्चन और करेंगे तो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। बहुसंस्कृतिवाद क्या है? तो अनेक संस्कृतियों का जो सह अस्तित्व की अवधारणा होती है उसको क्या कहते हैं? बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं। अगला देखिए, बहुसंस्कृतिवाद किसका सम्मान करता है? तो ये सांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान करता है। 123 नंबर प्रश्न, बहुसंस्कृतिवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये विभिन्न सांस्कृतिक पहचानों की क्या करता है? रक्षा करता है। आगे देखिए, बहुसंस्कृतिवाद किस विचार अवधारणा से जुड़ा है? तो ये बहुलवाद अवधारणा से जुड़ा हुआ है। 125 नंबर प्रश्न देखिए, बहुसंस्कृतिवाद में अल्पसंख्यकों के किस अधिकार पर जोर है? तो संस्कृति का पहचान और उसके अधिकार पर जोर है। उत्तर आधुनिकवाद क्या है? तो आधुनिकवाद आधुनिकता की सार्वभौमिक धारणाओं की आलोचना करने वाला दृष्टिकोण है। अगला देखिए, लिखा है पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी अर्थ क्या है? इसी को बोलते हैं उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद किस पर जोर देता है? तो ये विविधताओं और बहुलताओं दोनों पर जोर देता है। मिशेल फूको किससे जुड़ा है? तो ये उत्तर आधुनिकवाद से जुड़ा हुआ है। तो फूको के चिंतन में प्रमुख अवधारणा क्या है? तो जो प्रमुख अवधारणा है वो क्या है? शक्ति है। फूको शक्ति को किससे जोड़ते हैं? ज्ञान से। किससे? ज्ञान से। उत्तर आधुनिकतावाद किसकी आलोचना करता है? तो महावृत्तांतों की ये क्या करता है? आलोचना करता है। महावृत्तांत क्या है?
तो ये समाज और इतिहास की व्यापक सार्वभौमिक व्याख्या है। उत्तर आधुनिकवाद किस प्रकार के सत्य को चुनौती देती है? तो सार्वभौमिक सत्य के दावे को क्या करती है? ये चुनौती देती है। 135 नंबर प्रश्न देखिए। उत्तर, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? उत्तर आधुनिकतावाद किसे महत्व देता है? तो ये स्थानीय और विविध दृष्टिकोण को महत्व देता है। 136 नंबर प्रश्न देखिए। सामाजिक परिवर्तन क्या है? तो सामाजिक संरचना और संबंधों में परिवर्तन क्या कहलाता है? सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। राजनीतिक परिवर्तन क्या है? तो राजनीतिक व्यवस्था और सत्ता में संबंधों में परिवर्तन क्या कहलाता है? राजनीतिक परिवर्तन कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन क्या है? का प्रमुख कारक क्या है? तो ये तकनीकी विकास इसका क्या है? प्रमुख कारक है। राजनीतिक परिवर्तन का लोकतांत्रिक माध्यम क्या है? तो चुनाव के माध्यम से क्या कर सकते हैं? राजनीतिक परिवर्तन कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन कैसी प्रक्रिया है? तो ये जो है एक निरंतर प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण किससे संबंधित है? तो ये सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन से संबंधित है। वैश्वीकरण का सामाजिक परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों पे संपर्क बढ़ाता है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत की एक प्रमुख नवीन प्रवृत्ति क्या है? तो ये बहुसंस्कृतिवाद है। ये क्या है? बहुसंस्कृतिवाद। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में पहचान का महत्व क्यों बढ़ा है? क्योंकि ये विभिन्न समूहों के अधिकारों का कारण है। बहुसंस्कृतिवाद किस प्रकार के समाज को स्वीकार करता है? तो ये बहुलवादी समाज को क्या करता है? स्वीकार करता है। सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक कारक क्या हो सकता है? तो सामाजिक परिवर्तन का जो आर्थिक कारक है वो क्या है? औद्योगिकरण है। 147 नंबर प्रश्न देखिए। सामाजिक परिवर्तन का राजनीतिक कारक क्या हो सकता है? तो लोकतंत्रीकरण जो है इसका सामाजिक कारण हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन में राजनीतिक कारक। राजनीतिक परिवर्तन में सत्ता का क्या महत्व है? तो सत्ता संबंधों में परिवर्तन लाता है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में विविधता का क्या महत्व है? तो ये क्या करता है? विभिन्न पहचानों और दृष्टिकोणों को क्या करता है? महत्व देता है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये क्या करता है? राजनीतिक समस्याओं और विचारों को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इस प्रकार हम लोग पूरे 150 क्वेश्चन जो है वो इसमें कर लिए। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, बार बार बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और यदि किसी और पेपर का आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन चाहिए या सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या MCQ क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।